हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1718। कंस्ट्रक्ट द लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट वैलिड सीक्वेंस। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, एक बार डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। गिवन एन इंटीजर n, फाइंड अ सीक्वेंस दैट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो एक इंटीजर n दिया गया है, हमें एक सीक्वेंस ढूंढना है जो कुछ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? इंटीजर वन अकर्स वंस इन द सीक्वेंस, तो वन आप एक बार सीक्वेंस में प्रिंट करा सकते हैं। Each integer between 2 and n occurs twice in the sequence। और बाकी जितने भी इंटीजर बचते हैं 2 से n तक वो दो बार सीक्वेंस में आएंगे। और तीसरा कंस्ट्रेंट है कि फॉर एवरी इंटीजर i बिटवीन 2 टू n द डिस्टेंस बिटवीन टू अकरेंस ऑफ i इज एग्जैक्टली i। तो क्योंकि दो इंटीजर हैं अपार्ट फ्रॉम वन, तो वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस में प्लेस होंगे। तो वो जो सीक्वेंस में जहाँ जहाँ प्लेस होंगे ना, उन दोनों के जो बीच में इंडेक्स में डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जितना वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टू जीरोथ इंडेक्स पे प्लेस है और सेकंड टू टू इंडेक्स पे प्लेस है, तो उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना वो टू है। तो ये करेक्ट सही प्लेसमेंट है किसी भी सीक्वेंस में। इसके अलावा अगर टू कहीं और प्रेजेंट है तो वो गलत सीक्वेंस होगा। अब हमें क्या करना है, हमें लेक्सिकोग्राफिकली लार्ज सीक्वेंस निकालना है। तो सीक्वेंस हो सकता है इस कंस्ट्रेंट को जो सेटिस्फाई करते हो मल्टीपल तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं, बट हमें सबसे लार्जेस्ट वाला रिटर्न करना है। और ये बताया भी गया है कि सॉल्यूशन हमेशा प्रेजेंट होगा। और फिर एक लेक्सिकोग्राफिकली लार्ज सीक्वेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है कि अगर, क्योंकि इसमें लेंथ तो सेम ही रहने वाली है, लेंथ आपकी होगी ट्वाइस इंटू एन माइनस वन, क्योंकि बाकी सब ट्वाइस बार होंगे उस सीक्वेंस में और वन एक बार होगा, तो टू आइस टू इंटू एन माइनस वन लेंथ होगी। और क्योंकि सीक्वेंस की लेंथ सेम होने वाली है तो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर होता है जब किसी भी इंडेक्स पर, अगर हम दो एरे को कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स पर अगर फर्स्ट वाले एरे में जो वैल्यू है वो बड़ी हो सेकंड वाले से, तो फर्स्ट वाला जो एरे होगा वो बड़ा होगा। ठीक है। कंस्ट्रेंट हमें दिया गया है कि जो n होगा वो 1 से ग्रेटर होगा और 20 से लेस देन और इक्वल टू होगा। तो एक बार थॉट प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, जो कंस्ट्रेंट है वो है n 1 से 10 के बीच है। तो जब इतना छोटा कंस्ट्रेंट होता है तो जो पैटर्न हमें सबसे पहले दिखता है वो बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन का होता है। हमेशा अगर n छोटा है तो या तो बैक ट्रैकिंग होगा, मोस्टली बैक ट्रैकिंग ही होता है कि आपको हर पॉसिबल आंसर निकालना होता है और जो भी आपका बेस्ट सॉल्यूशन होता है आप उसको ऑप्ट करते हो। पर एक बार ट्राई करते हैं कि क्या पता ये ग्रीडी से भी हो। तो ग्रीडी अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं? ग्रीडी अप्रोच बोलती है कि हमेशा उस एलिमेंट को चूज करो जो सबसे बड़ा हो और उसको सबसे पहला जो इंडेक्स खाली मिला वहां पे प्लेस कर दो। तो हम इसी ग्रीडी अप्रोच के साथ चलते हैं। तो अगर एग्जांपल जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में n इक्वल्स टू थ्री, तो उसके लिए जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो टू इंटू एन माइनस वन, मतलब पांच एलिमेंट होंगे उस सीक्वेंस में। तो मान के चलते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट क्योंकि जीरो खाली था, हमने थ्री, क्योंकि सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है जो अभी तक कहीं प्लेस नहीं हुआ है, तो हमने थ्री को प्लेस कर दिया। क्योंकि थ्री को यहाँ प्लेस करा है तो जो सेकंड थ्री होगा वो यहाँ पे प्लेस करना होगा, तभी तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थ्री होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो बचता है जो सबसे बड़ा है जो प्लेस नहीं हुआ वो टू है, तो हमने टू को यहाँ प्लेस कर दिया। बट टू को यहाँ प्लेस करा है तो टू को फिर यहाँ पे प्लेस करना होगा, बट यहाँ तो पहले से ही थ्री प्लेस है, तो टू यहाँ प्लेस नहीं कर सकते। तो ग्रीडी अप्रोच तो यहाँ नहीं चलने वाली है, क्योंकि आप ऐसी आंख बंद करके कहीं भी लार्जेस्ट वैल्यू को प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओवरलैप कर सकती है। ठीक है, ग्रीडी फेल हो गई। पर हमें एक पैटर्न दिख रहा है ग्रीडी फेल होने का कि अगर ने अगर टू में यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो उससे जो प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, अगर उन दोनों में जो डिस्टेंस है वो वन है, तो यहाँ पर टू प्लेस नहीं कर सकते। तो क्या कुछ हम ऐसा सोच के कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं कि मैं अवॉइड करूँ यहाँ पे टू प्लेस करना, मैं यहाँ टू की जगह वन कर दूँ और टू को यहाँ कर दूँ? तो एक बार ट्राई करते हैं कि अगर n इक्वल्स टू हमारा फोर है, तो अगर मैं ऐसे प्लेस करना चाहूँ कि फोर को यहाँ प्लेस कर दिया, तो सेकंड फोर को मैं यहाँ प्लेस करूँगा। वन पे मैंने कुछ प्लेस नहीं करा, मैंने टू पे प्लेस कर दिया, तो मैं टू को भी प्लेस नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि टू को अगर मैं प्लेस करूँगा फर्स्ट टाइम यहाँ तो सेकंड टाइम यहाँ करना पड़ेगा, ये फिर ओवरलैप करेगा। तो किसी ना किसी तरीके से हम एक जनरल वो निकाल सकते हैं कि आप कभी भी आई और जे पे वो नंबर प्लेस नहीं कर सकते जिनका
वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आई माइनस जे का भी डिफरेंस हो। कैसे? अगर आई ये है और जे ये है, तो आप यहाँ पे 4 और 2 इसलिए प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 2 है, और जो वो इंडेक्स पे वैल्यू पे रखे हुए हैं वो भी 2 है। क्योंकि जब आप इसका सेकंड रेप्लिका को यहाँ प्लेस करने जाओगे और इसकी यहाँ सेकंड रेप्लिका को यहाँ प्लेस करने जाओगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। तो आप कभी भी ग्रीडी अप्रोच से तो आई थिंक यहाँ पर आंसर नहीं निकलने वाला। तो जैसा हमने शुरू में एक बार पैटर्न समझा था कि बैक ट्रैकिंग वैसे हर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आप किसी भी चीज़ को बैक ट्रैक करके आंसर निकाल सकते हैं। बैक ट्रैकिंग सिंपल एक स्कीम होती है जहाँ पे आप एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन को ढूंढते हो, और जो आपको बेस्ट सिनेरियो लगता है वो आप यूज़ करते हो। बैक ट्रैकिंग हर कोई सॉल्यूशन को हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कंप्यूटेशनल हैवी होती है, बट यहाँ n=10 है तो हम यहाँ पे बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग पे आते हैं। बैक ट्रैकिंग को हम इस क्वेश्चन से रिलेट कैसे कर रहे हैं कि एट एवरी इंडेक्स, मतलब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, मैं उन सारी वैल्यू को पुट करके रिकर्सिवली देखूंगा कि क्या मैं एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे लीड कर रहा हूँ या नहीं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि हम एवरी पॉसिबल नंबर जो अभी तक प्लेस नहीं हुआ है उसको इंडेक्स आई पर रखेंगे और रिकर्सिवली बाकी प्लेसमेंट हम करेंगे। पर ये जो टर्म है जो अभी तक प्लेस नहीं हुआ है, विच इज नॉट प्लेस येट, तो मतलब हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा जो हमें साथ में ये भी बता रहा होगा कि कितने नंबर्स हम प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इजी तरीका होता है या तो आप कोई सेट रख लो, कोई भी सेट मेंटेन करो हर रिकर्सिव कॉल में जो बताए कि आपको कि ये एलिमेंट प्लेस हो चुके हैं बाकी नहीं हुए हैं। बट उससे अच्छी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बिट मास्किंग। बिट मास्किंग होता क्या है, मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से बेटर पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज बिट मास्किंग। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एवरी इंटीजर को हम बिट्स में डिवाइड करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ये एक इंटीजर है उसको मैं बिट्स में कर रहा हूँ, तो एवरी बिट या तो जीरो होगी या वन होगी। तो मैं इसको ना कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि अगर ये जीरो है मतलब मेरा फर्स्ट एलिमेंट अभी प्लेस नहीं हुआ है, ये वन है तो सेकंड एलिमेंट हो गया है, ये थर्ड जीरो है तो थर्ड नहीं हुआ है, फोर्थ है तो प्लेस हो चुका है। तो इस मास्क से मुझे ये पता लगता है कि सेकंड और फोर्थ एलिमेंट प्लेस्ड हो चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हम मास्क यूज करेंगे। मास्क कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि n जो हम ये बिट मास्किंग बनाएंगे तो उसमें इतनी बिट्स तो होंगी, n बिट्स तो होंगी, और जो n बिट्स का नंबर होता है उसकी वैल्यू 2n होती है। तो इतना बड़ा मास्क हमारा हो सकता है। और जब हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखने जा रहे होंगे तो हमें ये भी पता करना होगा कि टर्मिनेशन कहाँ होगा। तो टर्मिनेशन कंडीशन भी वही होती है जब मास्क आपका 2n-1, मतलब सारी ही वैल्यू 1 1 1 1 हो जाए, इसका मतलब है कि सारी ही नंबर्स प्लेस्ड हो चुके हैं, अब कोई और नंबर बचा नहीं है, तो वही आपकी टर्मिनेशन कंडीशन होती है। टर्मिनेशन कंडीशन पे अब यहाँ पे कैच क्या है कि जब टर्मिनेशन कंडीशन पहली बार मिलेगी हमें, हम तभी आंसर को रिटर्न कर देंगे, उसके बाद हम और किसी सीक्वेंस पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ ग्रीडी अप्रोच सोची थी कि सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वाला नंबर हम यूज करेंगे प्लेस करने के लिए, वही हम बैक ट्रैकिंग में करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हम 5 को इनपुट, मतलब अगर n=5 है तो फर्स्ट इंडेक्स पे 5 जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे 4 जाएगा। ये सीक्वेंस गलत होगा अल्टीमेटली, पर जब बैक ट्रैक करते हुए वापस आएंगे तो शायद हम इसको 4 की जगह 3 कर देंगे। ठीक है, जब हम बैक ट्रैक करते हुए ग्रीडी अप्रोच को भी यूज कर रहे हैं, ग्रीडी बोल रहा है कि हमेशा लार्जेस्ट इंडेक्स को, लार्जेस्ट वैल्यू को सबसे पहले प्लेस करेंगे, तो जो भी हमें सीक्वेंस सबसे फर्स्ट टाइम मिलेगा ना वो लार्जेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस ही होगा। और क्योंकि हमें आंसर लार्जेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस का ही रिटर्न करना है, तो सबसे पहली बार जो हमें सीक्वेंस मिलेगा, करेक्ट अरेंजमेंट मिलेगा, हम वहीं पे ही अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, बाकी और सीक्वेंस को नहीं ट्रेवर्स करेंगे। क्योंकि सीक्वेंस हो सकता है मल्टीपल हो जो सही हो, बट हमें तो लार्जेस्ट से मतलब है, और जब हम ग्रीडी अप्रोच से बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट सीक्वेंस ही लार्जेस्ट होगा। इसको बोलते हैं प्रूनिंग। मैं अगर मुझे कोई ऐसा ट्यूटोरियल मिला जो प्रूनिंग बताता हो, रिकर्जन में प्रूनिंग होता क्या है, एग्जांपल मैं ये दे लेता हूँ कि जैसे आपके बैक ट्रैकिंग में, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में हर एक नोड से आप मल्टीपल ब्रांचेस में जा रहे हो, मतलब अगर फर्स्ट इंडेक्स पे आपने 5 रखना हो,
मतलब अभी मान लो ये रूट है, तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आपके पास 5 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो और 1 भी रख सकते हो। फर्स्ट इंडेक्स पे आप कुछ भी रख सकते हो। बट क्योंकि आपका पहला जो आंसर है आपको यहाँ मिल गया, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल गया, आपने जो लॉजिक लिखा है वो सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर रहा है, बट आपको आंसर यही मिल गया, आप इन ब्रांचेस को प्रून कर दोगे। इससे फायदा होगा क्या, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। आपने इतना एरिया प्रून कर दिया, इतना सर्च स्पेस आपने कम कर दिया। अभी आप यहाँ आंसर नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि आंसर आपको यहाँ मिल चुका है। तो इसको, इस मेथड को प्रूनिंग बोलते हैं। तो हमें जब फर्स्ट बार आंसर मिल जाएगा, हम अपने कोड को वहीं पर स्टॉप कर देंगे, वहीं से आंसर को रिटर्न कर देंगे। हमें आंसर हमेशा ही मिलेगा क्योंकि ऐसा कोड में लिखा है। अगर कोड में ऐसा नहीं लिखा होता कि आंसर माइट और माइट नॉट भी पॉसिबल, तो हो सकता है हम पूरे सर्च स्पेस को ढूंढ रहे होते और तब जाके हम -1 या समथिंग रिटर्न कर रहे होते। बट कोड में लिखा है कि आंसर हमेशा है पॉसिबल, तो हम फर्स्ट बार जो आंसर मिला वहीं से रिटर्न कर गए। अब चलिए इसी लॉजिक को पाइथन कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो चलिए जो हमने डिस्कस करा था उसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक रिजल्ट एरे चाहिए होगा जिसमें हम अपने आंसर को स्टोर करेंगे और जिसको सबसे एंड में जाके हम रिटर्न करेंगे। और हमें एक बैक ट्रैकिंग फंक्शन लिखना होगा। चलो उसका नाम सॉल्व यूज़ कर लेते हैं। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट होगा इंडेक्स, तो हम करंट किस इंडेक्स पर हैं जिस पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को इनपुट करके देखेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं। दूसरा हमारा मास्क जो हमने बिट मास्किंग डिस्कस करी थी। और तीसरा हमारा करंट जो सीक्वेंस चल रहा है। तो करंट सीक्वेंस का मतलब है कि जैसे जैसे हम जिन जिस इंडेक्स पर वैल्यू प्लेस करते रहेंगे वो करंट सीक्वेंस में जाती रहेंगी। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि एंड कब होगा, तो एंड तक जब हमारा मास्क जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 raised to power n-1। एन हमारा जो इनपुट दिया गया है हमें क्वेश्चन में। तो हम जब फर्स्ट टाइम पे जब हमारा बैक ट्रैकिंग में हमें सॉल्यूशन मिला था तो हम वहीं से रिटर्न करेंगे, हमने ये डिस्कस करा था। तो हम इस रिजल्ट में करंट सीक्वेंस को कॉपी कर देंगे। कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैक ट्रैकिंग में ये जो सीक्वेंस होगा ना इसको हम मल्टीपल टाइम्स मैनिपुलेट करेंगे। और जो पाइथन होता है उसमें जब हम किसी एरे को पास करते हैं वाया आर्ग्यूमेंट तो वो कॉपी होके पास नहीं होता, वो पास बाय रेफरेंस होता है। तो कोई भी चीज़ अगर किसी, ये एरे अगर कहीं भी मैनिपुलेट होगा किसी भी रिकर्सिव, जब ट्रिगर होगा ये फंक्शन तो वो मैनिपुलेशन इसमें भी डिपिक्ट करेगा। तो हमें ना इसकी कॉपी को संभाल के रखना होगा, ना कि इस एरे को। तो हमने अपने रिजल्ट में जब ये कॉपी करा करंट सीक्वेंस तो हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम अगर आंसर मिल गया है तो और रिकर्जन हमें नहीं करने हैं और हमें सीक्वेंस नहीं ढूंढना है, तो हम जब भी हमें लेंथ ऑफ रिजल्ट एरे इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब हमने यहाँ इस ये वाले सीक्वेंस को हमने इस पे कॉपी कर दिया, हमें एक आंसर मिल चुका है जो कि मैक्सिमम ही होगा क्योंकि हम ग्रीडी अप्रोच से बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, तो आगे कभी भी ये फंक्शन को हम दोबारा रिकर्सिवली कॉल नहीं करेंगे। अब जैसा हमने डिस्कस करा था कि हम हर एक नंबर को फिट करके देखेंगे करंट इंडेक्स पे और उस पे बैक ट्रैक करेंगे। और हम मास्किंग का यूज़ कर रहे थे कि हम पता करें कि ये आयत नंबर अभी प्लेस्ड हुआ है या नहीं प्लेस्ड हुआ है। तो इसके लिए हमें निकालना होता है कि जब हम 1 को शिफ्ट करें i टाइम्स और उसको मास्क से एंड करें, तो अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट अभी यूज़ नहीं हुआ है। कैसे? अगर हमारा मास्क कुछ ऐसा है 1100 और हमें पता करना है कि जीरोथ एलिमेंट अभी यूज़ हुआ है या नहीं। जीरोथ एलिमेंट इस लैंग्वेज में, कोड के लैंग्वेज में एक्चुअली वो फर्स्ट नंबर होगा। तो हम फर्स्ट को अगर 0 से एक बार शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये बनाएगा 1। अब अगर मैं इसको 1 से एंड करूँगा बिट वाइज एंड, तो ये मुझे कितना देगा, ये मुझे देगा 0। क्यों? क्योंकि बाकी तो इसमें ऐसे होंगे ना 0 0 0। तो ये जब इसके साथ एंड होगा तो ये 0 देगा। तो जब ये मुझे 0 देगा तो मुझे पता लगेगा कि ये जो आयत नंबर है ना ये अभी प्लेस नहीं हुआ है, ये मास्क में है ही नहीं।
तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ करंट इंडेक्स पे प्लेस करने के लिए। तो करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू प्लेस होगी वो i+1 होगी, क्योंकि हम तो जीरो इंडेक्सिंग पे चल रहे हैं मास स्कीम में, बट एक्चुअली 1 2 3 हम प्लेस करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो प्लेसेस है, एक तो इस इंडेक्स पे प्लेस होगी वैल्यू, एथ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। और एक जो सेकंड इंडेक्स हमें प्लेस करना है, सेकंड इंडेक्स पे भी तो हमें वैल्यू प्लेस करनी है, ट्वाइस प्लेस करनी है ना, सिर्फ वन को छोड़ के। तो अगर सेकंड इंडेक्स जो है हमारा, अगर आई हमारा वन जीरो है, जीरो इंडेक्स आई अगर हमारा जीरो है, एक्चुअली में मतलब वन है, अगर वैल्यू वन है तो हम सेम ही इंडेक्स को मान के चलते हैं कि इसी इंडेक्स पे फर्स्ट टाइम भी प्लेस करनी है और इसी पे सेकंड टाइम भी। समझने में थोड़ी आसानी होगी। अगर आई जीरो नहीं है तो हम करंट इंडेक्स प्लस जो वैल्यू है, तो सेकंड इंडेक्स हमारा वो बनेगा, तो हम सेकंड टाइम वहां पे प्लेस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो प्रूनिंग में काम आएंगी। प्रूनिंग भी बोल सकते हो आप, या ये भी बोल सकते हो कि वो हमें यहाँ पे ही पता लग जाएगा कि ये सीक्वेंस ना गलत बनेगा, आगे जाके ये बन ही नहीं सकता। तो पहला केस, केस वन, इफ बी इंडेक्स इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो जैसे मैंने ग्रीडी अप्रोच में आपको बताया था कि हो सकता है कि बी जो हमारा सेकंड इंडेक्स हो वो पहले ही ऑक्यूपाइड हो, क्योंकि हमने गलत सीक्वेंस इनपुट कर दिया है। बैक ट्रैकिंग में हो सकता है, हमें तो नहीं पता आंसर। तो अगर बी पहले ही ऑक्यूपाइड है, इफ करंट सीक्वेंस बी पे नॉट इक्वल्स टू जीरो है, हम मान के चलते हैं कि ये जो करंट सीक्वेंस है ना, हम शुरू में इनिशियलाइज जब करेंगे उसमें सारी वैल्यू जीरो रखेंगे, ताकि हमें पता तो चल जाए कि कहाँ पे इंडेक्स, किस इंडेक्स पे हमने वैल्यू प्लेस करी है और किस पे नहीं करी। या बी ये भी हो सकता है कि बी ना हमारा आउट ऑफ बाउंड भी चला जाए। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये 0,0,0 फर्स्ट फर्स्ट वाला हम ले लेते हैं। अगर मैं इस सीक्वेंस को बना रहा हूँ n=3, तो जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी वो ये होगी। अगर मैं इस इंडेक्स पे आके यहाँ 3 प्लेस करता हूँ तो नेक्स्ट 3 जो मैं प्लेस करूंगा वो तो आउट ऑफ बाउंड जाएगा। तो मुझे एक चेक ये भी लगाना होगा कि जो बी है ना, ये शुड बी लेस, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है लेंथ के करंट सीक्वेंस, तो अगर इनमें से कोई भी, दोनों नहीं, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, या तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है या वो जो बी इंडेक्स है वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो हम ना आगे जाएंगे ही नहीं, हम इसके आगे बैक ट्रैकिंग करेंगे ही नहीं, हम यहीं से फंक्शन में रिटर्न कर जाए, फंक्शन में नहीं सॉरी, आइट्रेशन में नेक्स्ट आइट्रेशन पे रिटर्न कर जाएंगे। तो मान लो अगर यहाँ 3 पे आइट्रेशन चल रहा था, तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, 4 पे चले जाएंगे। ओ सॉरी, हमने एक यहाँ मिस्टेक कर दी, ये हम 0 to n नहीं करेंगे, हम n-1 से उल्टा आइट्रेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ ग्रीडी अप्रोच से बैक ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। ग्रीडी अप्रोच यूजिंग बिगर वैल्यूज फर्स्ट। तो अगर जो करंट वैल्यू होगी आई की, अगर वो हमें किसी भी एक कंडीशन को ट्रू कर रही है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम श्योर हैं कि आगे सीक्वेंस बनने ही नहीं वाला है, तो इससे आगे बैक ट्रैकिंग या रिकर्जन करने से फायदा नहीं है। अगर ये करेक्ट होता है तो हम बस सिंपली प्लेस कर देंगे। तो करंट सीक्वेंस में हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे जो करंट इंडेक्स है। वैसे ज़रूरी नहीं था यहाँ पे हम ए को इंडेक्स लिखें, बट ठीक है, अगर हमने कर लिया है तो यहाँ पर आएगी करंट वैल्यू, और करंट सीक्वेंस बी पे भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है। दो चीज़ें, हमें कैसे पता कि ये जो करंट इंडेक्स था वो खाली था या नहीं था, ये तो हमने कहीं श्योरिटी ली नहीं, आगे देखते हैं। बी का हमें पता है कि ये खाली था, क्योंकि हमने चेक लगा रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हम जब नेक्स्ट बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे ना, तो हमें एक न्यू इंडेक्स चाहिए होगा। ज़रूरी नहीं है i+1 करते रहे, जब हम हर बार इंडेक्स प्लस वन करेंगे तो अगला हमें खाली ही मिलेगा, हमें ढूंढना होगा अगला खाली। उसके लिए चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि इंडेक्स पे वो इनिशियलाइज है, हालांकि ये गलत है, बट हमें अगला इंडेक्स जरूर मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, अगला इंडेक्स मिलना ही मिलना है। तो मैं एक लूप चलाता हूँ जो करंट इंडेक्स+1 से लेंथ ऑफ करंट सीक्वेंस तक चलेगा। अगला जो भी इंडेक्स होगा जो खाली होगा, पहला इंडेक्स जो हमें खाली दिखा, हम उस पे दोबारा से रिकर्सिवली कॉल कर देंगे फंक्शन को।
अगर ये हमें ज़ीरो मिला तो हम न्यू इंडेक्स को इंडेक्स पे असाइन करके यहाँ ब्रेक कर देंगे और यहीं से फंक्शन को कॉल कर देंगे न्यू इंडेक्स। और क्योंकि हमें अब ये जो मास्क है, अब क्योंकि हमने ये वाला एलिमेंट यूज़ कर लिया है, तो अब हमें मास्क भी अपडेट करना होगा। तो अपडेटेड मास्क क्या होगा, जो पहले मास्क था और कर देंगे, और ये जो वन क्रॉस वन को हमने शिफ्ट करा था आई से, इससे और कर लेंगे। ये जो बिट मास्किंग की पूरी चीज़ें हैं ना, मैं आपके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से समझ लीजिएगा। काफ़ी डेप्थ में समझना होता है, कुछ नहीं है, मतलब बिट ऑपरेशन ही हो रहे हैं और मास्क को अपडेट कर रहे हैं बस हम। तो जो अपडेटेड मास्क है हम उसको यहाँ पर कॉल करेंगे, और जो करंट सीक्वेंस है उसको भी। तो ये अपडेटेड सीक्वेंस हो गया। अब क्योंकि हम, जब ये कॉल हो जाएगा, जब ये पूरा आइटरेट होके बैक ट्रैक होके पूरा रिकर्सिव होके वापस आएगा, तो हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक कर रहे होंगे, तो हमें अपना जो करंट सीक्वेंस होगा उसी तरह से चेंज भी करना होगा। तो जो मैंने करंट सीक्वेंस ए और बी को अपडेट करा था उसे वापस हमें उसी सैनिटी में लाना होगा, ताकि जो नया आइटरेशन में वैल्यू आ रही है उसको करेक्ट वैल्यू यहाँ पर मिले, अपडेटेड वैल्यू ना मिले। ठीक है। तो आई थिंक ये इतना ही था। यहाँ हम वापस जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करे थे यहाँ पर, यहाँ तक वो हमने यहाँ पे वापस कर दिए, ताकि नेक्स्ट आइटरेशन पे दोबारा से सही वैल्यू पे हम आइटरेट कर रहे हो। और इसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करना है बस। तो इसके लिए जो हम इनपुट करंट सीक्वेंस हम यहाँ पर दे रहे थे, तो उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं ज़ीरो से। ज़ीरो से इनिशियलाइज होगा तो ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन, जैसा मैंने बताया था। और हम एक बार इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। हम जीरो इंडेक्स पे हैं, मास्क भी हमारा ज़ीरो है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट को प्लेस नहीं करा है। और जो हमारा करंट सीक्वेंस है वो हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज ही कर रखा है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न जो हमने शुरू में रिजल्ट लिया था उसको रिटर्न करना है। क्योंकि एक बार आंसर मिलना ही मिलना है, तो ये हमेशा रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये यहाँ रिटर्न भी हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रूनिंग करी है और हमने ग्रीडी अप्रोच में बिगर वैल्यू फर्स्ट ली है, तो जो फर्स्ट आंसर जो मिलेगा हमें वही करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। अनडिफाइंड अनबाउंड एरर कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल रिजल्ट। ठीक है, ये फंक्शन बोल रहा है कि हम ये रिजल्ट को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके स्कोप से बाहर है। तो पाइथन में एक स्कोपिंग होती है, उसमें होता है ग्लोबल, नॉन लोकल। तो ये ग्लोबल तो नहीं है क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर आता है। ये इस फंक्शन के अंदर एक हमने वेरिएबल को यूज़ करा है, और जो नेस्टेड फंक्शन है वो उस वेरिएबल को यूज़ करना चाहता है, तो वो नॉन लोकल स्कोप में आता है। तो मैं इस फंक्शन को बताऊंगा कि ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है ना, ये नॉन लोकल स्कोप में है। मतलब इसके अबव जो स्कोप है, जो दूसरा फंक्शन है उसके स्कोप में, आप वहां से जा सकते हैं, वहां से रीड भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है। मैं चाहता तो इस, ये जो वेरिएबल है इसको मैं आर्गुमेंट में पास करके भी यूज़ कर सकते थे, बट खैर अभी के लिए हमें मेन लॉजिक का था। तो इसको फिक्स करके चला के देखते हैं। तो हमारा आंसर गलत आया है। क्यों? क्योंकि ओके, 20230 हमारा आंसर आया है। सारे अपडेट भी नहीं हुए हैं, कुछ ज़ीरो रहे हैं। प्रोबेबली हमारा लॉजिक कहीं ना कहीं गलत होगा। तो एक बार लॉजिक को वेरीफाई कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं। ओके, तो हमें इशू मिल चुका है। हमने यहाँ पर एक सिली मिस्टेक करी है। हमने जो न्यू इंडेक्स है उसको इंडेक्स से असाइन करा है, जबकि इंडेक्स से असाइन नहीं होगा। जो जेथ इंडेक्स हमें मिला है यहाँ पे उससे असाइन होगा। तो ठीक है, एक बार फिर से इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो इस बार इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं, तो एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में मेजरली दो तीन चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। पहला कि बैक ट्रैकिंग को जानना कि इसमें बैक ट्रैकिंग यूज़ होगी। दूसरा, बिट मास्किंग समझना। अगर आपको बिट मास्किंग नहीं आती है तो आप एक बार जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ या किसी और सोर्स से आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, आपका रिकर्सिव कोड लिखना। तो ये जो कोड है पूरा रिकर्सिव है, पूरा बैक ट्रैकिंग ही रिकर्जन पे चलता है।
तो अगर आपको रिकर्जन नहीं आता है तो आई होप आप रिकर्जन को एक बार पढ़ें, उसको समझें, तभी आपको ये कोड समझ आने वाले हैं कि हम रिकर्जन क्यों यूज़ करते हैं, हमारा प्रूनिंग क्यों होता है। प्रूनिंग भी एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जब हम बैक ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, जैसे हमारी एन क्वीन प्रॉब्लम होती है वहाँ पे भी प्रूनिंग होती है काफ़ी। तो आई होप जो मैंने आपको अभी समझाया उसको समझ करके आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।